साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल सेकुलर एजुकेशन 563 में। और आज आपका फिर से मैं आपको बताता हूं पंचायत राज के बारे में। ठीक है, तो आज का चैप्टर नंबर 5 है, जो कि कक्षा 6 के एनसीईआरटी का पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में। तो साथियों, पंचायती राज के बारे में आज हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि पंचायती राज जो है ये एक तरह की त्रिस्तरीय सरकार का एक हिस्सा है पंचायती राज, जिसका कि हमारे संविधान में उसका उल्लेख हुआ है भाग 9 में, और भाग 9 में दिया है, और अनुच्छेद 40 में भी है, और अनुसूची 11 में भी इसका उल्लेख किया गया है। और 73वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 में इसका संशोधन करके इसे लागू किया था। संविधान के लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को गांधी जी चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था लागू हो, और जिससे कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, जिससे कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो। लेकिन जो है इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके लागू नहीं करने के मत में थे, क्योंकि वे सोचते थे कि अभी क्या है कि भारत का समाज बहुत गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, अशिक्षित है, वो इसका महत्व नहीं समझ पाएगा, और पैसे का दुरुपयोग करेंगे जो है ताकतवर लोग, जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो ताकतवर लोग हैं या जो सक्षम लोग हैं, सत्ता उन्हीं के पास रहेगी, इसलिए उसका विरोध करना चाहते थे। फिर उसमें के संथानम और महात्मा गांधी ने मध्यस्थता करके पंचायती राज को अनुच्छेद 40 में डाल के डीपीएसपी में डाल दिया गया, और कहा गया कि जब राज्य सक्षम हो जाएगा तब इसे लागू कर दिया जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी पंचायती राज व्यवस्था पे अपनी रिपोर्ट देने के लिए, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1957 में, जिसमें कहा गया कि 3 स्तर की पंचायतें बननी चाहिए। पहली पंचायत का गठन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुई, और दूसरी पंचायत का गठन आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर 1962-63 तक अत्यधिक ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों का गठन हुआ, लेकिन फिर अचानक उसमें गिरावट आई, और उसकी जांच के लिए सादिक अली समिति को 1964 में बनाया गया। ठीक है, और गांव में 1963 में पंचायत राज का विफल होने का 3 प्रमुख कारण थे, जिसमें कि गरीबी, अशिक्षा और जातिवाद था। ठीक है, तो इतना बताने के बाद हम आप लोग को जो है अब शुरू करते हैं। ये फैक्ट बताने के बाद अब हम शुरू करेंगे आप लोग को जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया है उसके बारे में। तो साथियों, एक बार पुनः आपसे अपील है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। और ये मेरा मकसद है इस चैनल को बनाने का कि फ्री में शिक्षा मिले, सबको मिले, और अनबायस्ड मिले शिक्षा, और जो फैक्ट हैं फैक्ट के साथ मिले। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दिया है कि जब लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, उसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों को जवाब मांगते हैं। देखिए, इसमें दिखाया तो गया है कि अपना जो है बैठे हैं लोग जो है यहाँ पे, देखिए, डिस्कशन करने के लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। ठीक है, इसमें दिया आज इतना बड़ा खास, सभी लोग जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। इसमें देखिए दिखा गया कि बहुत से लोग जो है जल्दी जा रहे हैं सभा में भाग लेने के लिए, क्योंकि चुनाव होने के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की क्योंकि पंचायत में आज बैठक हो रही है। ठीक, हरदासपुर के गाँव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत के लिए उनके लिए क्या योजना लेकर आई है। जो नई पंचायत का गठन हुआ है उसके लिए क्या योजनाएं लेके आई है। ठीक है, तो ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ बॉक्स में दिया है, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, जो हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव या अनेक
ज़्यादा। साथ ही इसमें दिया है कि भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ज़मीनों के दस्तावेज़ों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवाद को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। सबकी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, जिनके बारे में रिकॉर्ड रखना, जिनको सुविधाएं देना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि साथियों हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है, 150 करोड़ की लगभग आबादी हो गई है। अब क्या करेंगे, लोग इतने शिक्षित नहीं थे, अभी भी धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं। इतनी ढेर सारी जनसंख्या है तो मैनेजमेंट में थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसीलिए साथियों, जनसंख्या जितना कम रहेगा उतना ही देश तरक्की करेगा। आज जो भी देश में गरीबी है, जो अशिक्षा है, देश जो भी जिस भी कंडीशन में, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार कोई कारक है तो वो जनसंख्या है। आज जो भी कष्ट उठा रहे हैं सब लोग, वो जो है बढ़ती हुई जनसंख्या का अभिशाप है। इसीलिए सबसे अपना अनुरोध है कि जनसंख्या के बारे में अवेयर हो जाए और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाने पे जोर ना दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए गांव में झगड़ा हो रहा है, इसमें दिखाया गया। मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत में लगा हुआ ये रघु का खेत है। देखिए गांव में झगड़े कैसे होते हैं, एक दूसरे का मेड़ कटाई कारण होता है। ठीक है, मेड़ को काट काट के लोग छोटा कर देते हैं। ठीक है, कोई बड़ा बनाता है तो उसका पड़ोसी सोचता है कि मेड़ काट के हम अपना बड़ा चौड़ा कर लेंगे। ठीक है, अब उसमें काटी काटा होगा, मेड़ काटी काटा होगा तो लड़ाई होगा ही। हम मोहन को गुस्सा आया, रघु ने बढ़ा लिया अपना जो है मेड़ काट के, तो मोहन को गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी। रघु मतलब जो है खेतिहर आदमी था, ज़्यादा बड़ा खेत था। इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। अब रघु के ताऊ जो है सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंचा। दोनों के बीच कहा सुनी। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। ये तो गलत बात है। ठीक है, एक तो मेड़ काटे हैं, ऊपर से मार रहे हैं। ठीक है, यही होता है गांव में, अक्सर यही होता है। हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आएगा। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करने के लिए उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग उसके खिलाफ थे। उसको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। साथियों, ये तो कड़वा सच है कि अगर आपसी विवाद अगर आपस में अगर हल हो जाता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि थानों में, अभी कोर्ट कचहरी में सिर्फ ज़्यादातर क्या होता है, लूट मार होती है। ठीक है, जो अब थाने में जाएंगे पुलिस खाएगा, कचहरी में जाएंगे वकील खाएगा, जज खाएगा, और फैसला मन मुताबिक और समय अनुसार नहीं आता है। इसलिए कहा जाता है कि पहली बात तो विवाद हो ही ना, झगड़ा ही ना। अगर हो भी जाता है तो पंचायत स्तर पे या सामाजिक स्तर पे आपस में अगर मिल बांट के समझौता कर लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आत्म अहंकार को मार के लोग आपसे समझौता कर लें तो ज़्यादा सही है। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अतः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। ठीक है, पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गाँव इसी के कार्यक्षेत्र में आता है। देखिए, आपका गांव जिस थाने के अंतर्गत आता है, आप रिपोर्ट वहीं दर्ज करा सकते हैं और वहीं कराना चाहिए, क्योंकि बात पैसों की नहीं है। जो आपके तहसील या थाना जो क्षेत्र आता है उसी में आपका रिपोर्ट दर्ज होगा, जो कि आपकी सुविधा के लिए अच्छा है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे और जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्रवाई करे। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप इस थाने में जाकर अपना शिकायत दर्ज करवाएंगी। मोहन रघु के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ था। मोहन और रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करना चाहिए, तो कुछ ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए तरफ दिया। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि थाने का क्षेत्र क्या होता है,
हाँ, और थाने में क्या कार्य होते हैं इसमें दिया गया, चोरी जैसे होती है, मार दुर्घटना, लड़ाई झगड़े हो गए, वो जो है थानों में अपना दर्ज है। पुलिस थाने में होने वाला काम, पुलिस थाने में क्या काम होता है उसके बारे में दिया है। सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन थानेदार के पास गया, उसने पूरा मामला बताया। यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार को कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन उसकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे इसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए वहाँ उनके यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है थानों में लोग जब जाते हैं तो जल्दी पुलिस तो रिपोर्ट नहीं दर्ज करती है, या तो पैसे मांगते हैं या तो फिर वो आनाकानी करते हैं। हाँ, ठीक है, और उनका ये भी मोटो रहता है कि ज़्यादा मतलब उनके थाने में ज़्यादा केस ना हो, ज़्यादा रिपोर्टें नहीं आए। ठीक है, नहीं तो फिर वो थाने पे जोर आता है कि भैया कैसा थाना है कि आपके यहाँ ज़्यादा ही लड़ाई झगड़े के शिकायतें आती। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर भी बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था। देखिए, राजस्व विभाग का काम यहाँ बताया जा रहा है। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते। क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में उनके पास कौन सी ज़मीन है। इसलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँवों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जैसे यूपी में हमारे यहाँ लेखपाल कहा जाता है। ठीक है, और एमपी में पटवारी कहा जाता है। कुछ गाँवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई देखिए दोस्तों, जो लोहे की बड़ी जंजीर होती है जिससे कि नाप जोख होता है उसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे में मिल खाता है कि नहीं। अगर वो नक्शे में मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ खिसक कर कहीं खेत की सीमा बदली गई है। ठीक है, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गाँव के लिए ज़मीन के अभिलेख कर रखता है। गाँव के लोग पटवारी कैसे संपर्क करते हैं। देखिए यहाँ दिया है, खसरा पर लाने वाले श्री कर्ण पटवारी नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखें तो मोहन रोगी जमीन संबंधित सवालों को जवाब दीजिए। देखिए ये तो दिया हुआ है, हेक्टेयर नाम दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र हेक्टेयर में ज़मीन मालिक का नाम, पति पिता, यदि बटाई है तो दूसरे किसान का नाम, ये सब खसरा दिया हुआ है। खसरा कैसे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये सब जो है दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं इसमें। आगे दिया साथियों, किसानों को अक्सर अपने खेतों के नक्शे और रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाते हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी। नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानें जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वे किस लिए जरूरी है। एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे और बेटियों में बांटना चाहता है। ठीक है, तभी जो है खसरा की ज़रूरत पड़ती है।
समय समय पर दुष्कर किसान कई बार फसल बदल लेते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। उस सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होते रहते हैं। यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। ये एक नया कानून है, देखते हैं इसके बारे में साथियों। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती थी, जाती है नहीं, जाती थी। अब जो है ऐसा नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की को भी प्रॉपर्टी दे सकता है। उसी के बारे में दिया गया है ऊपर, हिंदू अधिनियम धारा 5। उसके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल में यह कानून बदला गया साथियों। नया कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उसकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। इस नए कानून के अनुसार, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार, अब बेटियों को, माताओं को, बहनों को भी हिस्सा देना पड़ेगा अगर वो मांगती हैं तो। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होता है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए, सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह एक बिटिया की चाह, विरासत मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। सही बोल रही है, दहेज में रेशम और सोना देने से अच्छा है कि भाई ये घर दे दो। स्रोत, रिफ्लेक्शंस ऑन माई फैमिली, अंजलि मॉन्टेरियोटिस, मुंबई। स्रोत, ये कहाँ से लिया गया? रिफ्लेक्शंस ऑन माई फैमिली, अंजलि मॉन्टेरियोटिस, मुंबई से लिया गया है। ये शादीशुदा है। जो बेटी थी भी चर्चा हो रही थी, उनकी बेटी शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा की बात हो रही है। सुधा शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी को दामाद बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा की इसी निश्चिंता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, देखिए इसमें दिए, इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। दूसरा ज़मीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में था। ये जो हमने पढ़ा है वही सब है साथियों, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब यहाँ पे दिया गया है अभ्यास प्रश्न। पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का काम अपने क्षेत्र या अपने थाने के अंतर्गत हुए अपराधों का रिकॉर्ड रखना, चोरी, मारपीट, लड़ाई झगड़े की जो गैर कानूनी काम होते हैं उसके बारे में रिकॉर्ड रखना और उनको जो है संभावित उचित संसाधनों से उनका निपटारा करना, ठीक है। पटवारी के कोई दो काम बताइए। पटवारी काम होता है ज़मीन का नाप जोख करना और प्रशासन को अपने अभिलेखों के माध्यम से क्षेत्र की फसलों के बारे में क्या फसलें पैदा हो रही, क्या नहीं हो रही, उसको अवगत कराना। तहसीलदार का क्या काम होता है? तहसीलदार का काम होता है लेखपाल और पटवारी के कामों की जांच पड़ताल करना और आवश्यकता पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र जारी करना, ठीक है, छात्रों के लिए। एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? जी हाँ, एक बिटिया के द्वारा कविता में जैसे जो हिंदू संपत्ति अधिनियम, हिंदू अधिनियम धारा 2005 जो था, हिंदू अधिनियम धारा 2005 जो है
जो बताया गया है कि बेटियों को भी संपत्ति मिलनी चाहिए, अब कानून ने कह दिया है, उसी के बारे में दिया गया। ठीक है, पिछले पार्ट में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा, पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। पंचायत और पटवारी काम, पंचायत का सारा काम पटवारी करता है। ठीक है, पटवारी जो पंचायत के लिए आवश्यक है, और आप पंचायत पटवारी के लिए, क्योंकि पंचायत नहीं होगी तो पटवारी काम क्या करेंगे। ठीक है, किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात, ट्रैफिक नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है। खासकर त्यौहार में, सार्वजनिक समारोह के दौरान जाके पूछ सकते हैं। एक ज़िले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है। एक ज़िले में सभी पुलिस थानों का मुखिया होता है DSP। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फ़ायदा होगा। नए कानून से महिलाओं को भी घर मिलेगा, संपत्ति मिलेगा। आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम ज़मीन जायदाद हो, यदि हाँ तो संपत्ति कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त हुई ये संपत्ति पिता से प्राप्त होती है। धन्यवाद साथियों, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, अध्याय 7 में, जो कि है नगर प्रशासन। तो आप लोगों से फिर विशेष अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में साथियों ना कोई पैसा नहीं लगेगा और ना ही आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। इतना मेहनत कोई कर रहा है आपके लिए फ्री में, तो आपका तो साथियों नैतिक कर्तव्य बनता ही है कि सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट भी करें।